एग्जाम भी होगा आप लोगों का। टाइमिंग्स कल बता दिया जाएगा आप लोग को, मॉर्निंग में ही होगा। टाइम देख लेते हैं 9 बजे से है या 10 बजे से है, वो पता कर लेते हैं। क्या क्या आ रहा है केमिस्ट्री में? हाइड्रोकार्बन तक आ रहा है। क्या? बर्च रिडक्शन। हाँ, तो वो तो अभी आगे आएगा हाइड्रोकार्बन में से, कोई बात नहीं, ये सब आ जाएगा। बर्च रिडक्शन से बनता है ट्रांस एल्कीन। चलिए, तो आज हम लोग बात कर लेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, क्या 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 फिर से बोलिए। उसका आंसर में क्या दिया हुआ है? चेंज कर लीजिए उसको, हाफ चेयर। लिस्ट स्टेबल होता है हाफ चेयर। वैसे भी आप लोग तो गूगल के ज़माने के हैं, एक बार गूगल कीजिए। कन्फ्यूज़न होता है जहाँ पे आंसर्स वगैरह में, तो सर्च कर लिया कीजिए। चलिए, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, मैंने बताया था आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ गए तो ऑर्गेनिक में मज़ा आने लगेगा, और मज़ा आने लगेगा मतलब किसी तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन चेन तो होगा ही होगा। जब भी रिएक्शन होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, that will lead to the generation of product. In organic chemistry, one reactant is said to function as substrate and the other reactant functions as reagent. So in organic chemistry we say that when substrate reacts with reagent, that will lead to the generation of product. सबस्ट्रेट क्या होगा? एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सबस्ट्रेट कोई भी हो, इसमें कार्बन चेन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। एंड रिएजेंट, दिस इज सेड टू बी मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन। रिएजेंट इज सेड टू बी मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन। इससे क्या बनेगा? E+ एंड Nu-। जैसे सपोज हम रिएजेंट ले लिए HCl, तो HCl से क्या बनता है? H+ एंड Cl-। ऐसे रिएजेंट हम ले लिए वाटर, तो इससे क्या बनेगा? H+ एंड OH-। ऐसे हम ले लिए HCN, तो इससे बन गया H+ एंड Cn-। तो रिएजेंट जो होगा दैट विल ब्रेक इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल्स, एनी वन ऑफ यू, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? फिलिक का मतलब ही क्या होता है? लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। दिस आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको होगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा?
So electrophiles will be electron deficient species. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का सबसे पहला एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। जैसे हम लिख दें यहां पर H प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, all this will function as electrophile. कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिस पे पॉजिटिव चार्ज तो है मगर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH4 प्लस, वेरी गुड। NH3 का स्ट्रक्चर सबको पता है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब यहां पर ये H प्लस के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही होता है NH4 प्लस। तो NH4 प्लस में अगर आप देखेंगे तो सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है जितना चाहिए उसको, और नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा है, हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन। और ये तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके से H3O प्लस, तो NH4 प्लस एंड H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी दिस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। वैसे ही हम लिख लें यहां पर BF3, AlCl3, BeF2। लिमिटेशंस ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल पढ़ा है आपने। वैसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हम लिख दें यहां पर बेरिलियम फ्लोराइड, तो यहां पर बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 और 2 4, जबकि स्टेबिलिटी के लिए कितना होना चाहिए? 8। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया, सो दिस विल ऑल्सो फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही हम लिख दिए BF3, यहां पर बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही हम लिख सकते थे AlCl3, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन और एल्यूमिनियम ये किस ग्रुप के हैं? 13th ग्रुप एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दे फंक्शन एज लेविस एसिड। तो सेकेंड एग्जाम्पल में लिख लेंगे 13th ग्रुप कंपाउंड्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थर्ड, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। जैसे हम लिख दें यहां पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पर कार्बन दोनों तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड है, मतलब दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। एंड पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, आसानी से टूट सकता है, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। मतलब यहां पे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब दिस कैन फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल वैसे ही हम लिख सकते थे यहां पर SO2, SO3। तो जहां पर भी सेंट्रल एटम दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे कैन फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। और फोर्थ एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे यहां पर कंपाउंड्स हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल्स। Compounds having vacant d orbitals,
जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं FeCl3, SnCl4, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल आने लगता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आ गया समझ में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन के भूखे। ये इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही हम लोग बात कर लें न्यूक्लियोफाइल्स। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? पॉजिटिव चार्ज के भूखे, न्यूक्लियस के भूखे। मगर डिफाइन कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या करना होता है? दे हैव टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस बेस होने के लिए क्या करना पड़ता है? दे हैव टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो न्यूक्लियोफाइल और लेविस बेस में अंतर क्या है? दोनों का काम इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, और बोथ कोऑर्डिनेट्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंतर क्या है दोनों में? We say that all nucleophiles are Lewis bases, but all Lewis bases are not nucleophiles. सारे न्यूक्लियोफाइल्स लेविस बेस होते हैं, मगर सारे लेविस बेसेस न्यूक्लियोफाइल्स नहीं होते। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि लेविस बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन आप किसी को भी हो, एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है मतलब वो लेविस बेस होगा। मगर न्यूक्लियोफाइल ये तभी कहलाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करे टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। मतलब न्यूक्लियोफाइल सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ, जबकि लेविस बेस किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। समझ गए? व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनिंग एज लेविस बेस और फॉर न्यूक्लियोफाइल? नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले चाहिए जो कि बॉन्ड में यूटिलाइज नहीं है। सो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनिंग एज न्यूक्लियोफाइल इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। अब लोन पेयर ये किसके किसके पास प्रेजेंट होता है? एक तो सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जैसे हम लिख दें यहां पर OH माइनस, NH2 माइनस, CN माइनस। वैसे ही वी कैन राइट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर्स, वाटर, अल्कोहल, ईथर्स, अमोनिया एंड अमीन्स। तो एक बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, देन दैट कैन फंक्शन एज न्यूक्लियोफाइल्स। यहां तक बात आ गई समझ में? तो कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, ये अगर पूछेगा तो आप बता देंगे। अब देखिए, तो हमने देख लिया यहां पर इलेक्ट्रोफाइल्स ये इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेगा? क्या वैसे साइट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, या वैसे साइट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच? जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एक कार्बन चेन है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो ये उसी जगह पे अटैक करेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वहीं पर होगा जहां पर नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ रहेगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होगा। वैसे न्यूक्लियोफाइल्स का काम क्या है? टू फॉर्म बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। इसको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये वहीं पर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। तो कार्बन चेन पर
इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाए, उसके लिए कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक कब फेवर होगा? जब चार्ज का क्रिएशन होगा। नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। सो क्रिएशन ऑफ चार्जेस इज ऑल्सो नोन एज क्रिएशन ऑफ रिएक्टिव साइट्स। लिख लीजिए इसको। चार्जेस और रिएक्टिव साइट्स, चार्जेस और रिएक्टिव साइट्स in the carbon chain, charges or reactive sites in the carbon chain is created by electron displacement effects. Charges or reactive sites in the carbon chain is created by electron displacement effects. चार्ज का क्रिएशन कब होता है? जब सेंट्रल पोजीशन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा और जब पोलैरिटी डेवलप होगा। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ लें इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक कार्बन चेन है where the last carbon, this is attached with chlorine. यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा दिस विल बी अल्फा कार्बन। अल्फा का एडजेसेंट हो गया बीटा, बीटा का एडजेसेंट हो गया गामा। अब ये CCl बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी पोलर बॉन्ड। क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? क्लोरीन की तरफ। और एक बार क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो कार्बन पर यहां पे पार्शियल चार्ज क्या आ जाएगा? क्लोरीन पे पार्शियल चार्ज आ गया नेगेटिव, अल्फा कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है यहां तक? अब अगर हम यहां पर अल्फा और बीटा कार्बन्स को कंपेयर कर लें तो अल्फा कार्बन एक बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ेगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? अब अल्फा। तो फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होगा अल्फा की तरफ। मगर अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होगा दिस विल बी लेस इन कंपैरिजन टू अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितना दूर गया इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन से उतना दूर नहीं जा पाएगा। वाई? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। यहां एलिमेंट तो सेम ही है। वैसे ही फिर से गामा और बीटा कार्बन को कंपेयर करेंगे। गामा और बीटा कार्बन को कंपेयर करेंगे तो फिर से बीटा कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, बट इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट विल फर्दर डिक्रीज as electronegativity difference has further decreased. So this will acquire still lesser amount of positive charge. इसको हम दिखाएंगे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव से। पार्शियल चार्ज से क्या समझते हैं आप?
नहीं, एक तो हम बोलते हैं कंप्लीट चार्ज का क्रिएशन, एक बोलते हैं पार्शियल चार्ज का क्रिएशन। सिंपल आंसर। केमिस्ट्री बहुत ही आसान चीज है, बस आसान तरीके से समझना होता है। अंग्रेजी बोल दिए मतलब आसान नहीं हो गया। कंप्लीट का मतलब हो गया जैसे होल नंबर में आ गया 1 2 3 4। पार्शियल का मतलब वैल्यू 1 से कम होगा, 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू अगर लाई करेगा तो हो गया पार्शियल चार्ज। समझ गए? 1 या उससे ज़्यादा हो गया तो कंप्लीट चार्ज। समझ गए? चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच चार्जेस आर बीइंग इंड्यूस्ड। हाँ, अभी अभी एक बार हो जाने दीजिए, खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? गामा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है। ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। इंडक्टिव इफेक्ट इज सेड टू डाई आफ्टर थर्ड कार्बन, और इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर गामा कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली कहां तक देखना है हमें? 3 कार्बन तक। उसमें भी मोस्ट प्रोनाउंस्ड कहां पर होगा? एट द अल्फा कार्बन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हो क्या रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। So this will take place in saturated compounds. This is permanent effect. परमानेंट इफेक्ट से क्या समझ गए? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इस बच्ची का क्या नाम है आपका? नमिता। नमिता का मुस्कुराना एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये हमेशा मुस्कुराते ही रहती है। सामने कौन है नहीं है इससे इसको मतलब ही नहीं है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स है, हमेशा हंसते रहेगी। तो ये इसका परमानेंट इफेक्ट हो गया। ठीक है, और वैसे ही मैं आपसे बोल दूं कि इस बच्चे का शांत रहना एक टेम्पररी इफेक्ट है। तो टेम्पररी से क्या समझ रहे हैं यहां पे? सामने पेरेंट्स आ गए तो शांत हो गया, टीचर्स आ गए तो शांत हो गया, नहीं तो ये शांत नहीं रह सकता। तो इसका शांत रहना किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर गया। तो एक बार दूसरा कोई पे डिपेंडेंसी आ जाए इफेक्ट का तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेरी, और दूसरे से मतलब ही नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, दूसरा चाहे आया चाहे नहीं आया, तो हो गया परमानेंट। सो परमानेंट इफेक्ट के लिए 2 बातें याद में रखेंगे। परमानेंट इफेक्ट्स आर रिएजेंट इंडिपेंडेंट, and they are reflected in physical properties. Permanent effects are reagent independent and will be reflected in physical properties. Physical properties meaning
boiling point, melting point, dipole moment, all will be affected due to inductive effect. चलिए अब देखिए यहां पर जिस पे नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया उसका हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस चार्ज का क्रिएशन किसके कारण से हुआ है? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। सो हियर क्लोरीन हैज माइनस आई इफेक्ट। और ये कार्बन चेन पे कौन सा चार्ज का क्रिएशन हुआ? मतलब इसका हो गया यहां पर प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बन चेन मीनिंग एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप का हो गया प्लस आई यहां पर और क्लोरीन का हो गया माइनस आई। यहां पर रेफरेंस में क्या है हमारे पास? कार्बन। अब कार्बन के साथ जैसे हम अटैच कर दें क्लोरीन, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया? माइनस आई। और सारे हैलोजेंस का माइनस आई होगा। वैसे ही कार्बन के साथ अटैच कर दें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन में फिर से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे भी माइनस आएगा। हम अटैच कर दिए ईथर फंक्शनल ग्रुप, हम अटैच कर दिए एमीन फंक्शनल ग्रुप, सबका क्या होगा? माइनस आई। कार्बन के साथ सपोज हम अटैच कर दें कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? कार्बोनिल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमें बस क्या देखना है? ये ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन की तरफ धकेलेगा, बस यही देख रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे? जो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच किससे है? कार्बोनिल कार्बन के साथ। कार्बोनिल कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है? कार्बोनिल ग्रुप दिस इज पोलर, ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, कार्बोनिल कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन जिस एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या डोनेट करेगा? खींचेगा। और खींचेगा मतलब माइनस आई। तो कार्बोनिल ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई। और कार्बोनिल ग्रुप वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका माइनस आई। वैसे ही सपोज हम कार्बन को अटैच कर देते साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ, फिर से ये साइनाइड ये भी पोलर है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, तो ये भी खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? माइनस आई। समझ गए? तो आपको बस याद क्या रखना है यहां पर? ग्रुप वाइज याद नहीं रखेंगे कि फ्लोरीन का माइनस आई, क्लोरीन का माइनस आई, OH का माइनस आई। आप क्या याद रखेंगे? ऑल फंक्शनल ग्रुप्स हैव माइनस आई इफेक्ट। ऑल फंक्शनल ग्रुप हैव माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई किसका ज्यादा होगा, माइनस आई किसका कम होगा, ये कैसे देखेंगे? माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचना है। ज्यादा कौन खींच पाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो माइनस आई इफेक्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा आयोडीन से। वैसे ही सपोज हम आपसे एक लिख दें यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप और एक लिख दें NH2 फंक्शनल ग्रुप, किसका ज़्यादा होगा? एक हम लिख दिए साइनाइड और एक हम लिख दें आइसोसाइनाइड। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो आइसोसाइनाइड का माइनस आई ज्यादा होगा। एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स, एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है।
This has more minus I in comparison to neutral groups. पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल ग्रुप. याद हो गया यहां तक? सारे फंक्शनल ग्रुप्स का माइनस आई ज्यादा किसका होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा. एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स विल हैव मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट. अब यहां पर हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कार्बन चेन का अटैचमेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ. कार्बन चेन मतलब एल्काइल ग्रुप, इसका अटैचमेंट देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ. फंक्शनल ग्रुप पे कौन सा चार्ज का क्रिएशन हो रहा है? माइनस. मतलब एल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज का क्रिएशन हो गया? प्लस. तो फंक्शनल ग्रुप का माइनस आई है, इसका मतलब भी क्या हो गया कि एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा. समझ गए? लिख लीजिए इसको. नेट चार्ज क्या आना चाहिए? 0. एल्काइल ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट. एल्काइल ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट. which is directly proportional to number of carbons. which is directly proportional to number of carbon. मतलब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर हम देख लें तो यहां पर सबसे ज्यादा हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, फिर इसके बाद आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल. चलिए तो अब हम लोग आ जाए यहां पर फाइंडिंग एसिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. फाइंडिंग एसिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. एसिड्स का काम क्या होता है? आरएनएस एसिड्स दे हैव टू गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो एसिड्स का काम H+ देना है. अब सपोज हम हाइड्रोजन को अटैच कर दें किसी वैसे एलिमेंट के साथ विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास होगा? क्लोरीन के पास. यहां पे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Cl - H+. ठीक है. हाइड्रोजन को हम अटैच कर दिए किसी वैसे ग्रुप के साथ जिसका -I इफेक्ट है. तो -I का मतलब भी क्या है? ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, और ये हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज का क्रिएशन कराएगा? पॉजिटिव. यहाँ पे बॉन्ड को अगर हम तोड़ देंगे, बॉन्ड तोड़ दिए मतलब कंप्लीट चार्ज का क्रिएशन करा रहा है. तो यहाँ बॉन्ड को अगर हम तोड़ दिए तो यहाँ से H+ रिलीज होगा, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा.
और यहीं पर अगर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो यहां पर हाइड्रोजन पे कौन से चार्ज का क्रिएशन होना है? प्लस का मतलब भी होता है डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। और यहां पर अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा G प्लस प्लस H माइनस, मतलब इस कंपाउंड का बिहेवियर हो जाएगा बेसिक, इस कंपाउंड का बिहेवियर हो जाएगा एसिडिक। सो माइनस आई इफेक्ट विल फैसिलिटेट एसिडिटी एंड प्लस आई इफेक्ट विल फैसिलिटेट बेसिसिटी। और इसके लिए बस आप याद रखिए पीडा, पीडा याद रखिए, इसी से सब याद रहेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी, पॉजिटिव इंडक्टिव डिक्रीजेस एसिडिटी। अब पॉजिटिव इंडक्टिव अगर एसिडिटी को कम कर रहा है तो नेगेटिव इंडक्टिव क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ा देगा। पॉजिटिव इंडक्टिव अगर एसिडिटी को कम कर रहा है तो पॉजिटिव इंडक्टिव बेसिसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। समझ गए? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप? हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे सपोज आपको हम दे दें अल्कोहल, वाटर, फेनॉल। तीनों जगह पे फेनॉल, फिनाइल ग्रुप के साथ OH अटैच्ड है। तीनों जगह पे OH ग्रुप तो कॉमन है। पहले केस में OH के साथ अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। हाइड्रोजन, दिस इज टेकन एज रेफरेंस, दिस हैज नीदर प्लस आई नॉर माइनस आई। फिनाइल ग्रुप मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम का माइनस आई होता है। फिनाइल ग्रुप दिस विल हैव स्लाइट माइनस आई इफेक्ट। अब एक बार माइनस लग गया तो एसिडिटी बढ़ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? वाटर के रेस्पेक्ट में। वाटर के केस में तो कोई इफेक्ट लग नहीं रहा, तो माइनस लग गया मतलब एसिडिटी बढ़ गया। सो फेनॉल विल बी मोर एसिडिक देन वाटर। यहां पे प्लस आई लग रहा है मतलब एसिडिटी कम हो गया। सो एलिफेटिक एल्कोहल्स विल बी लेस एसिडिक देन वाटर। और यहां पर यही आ जाएगा एसिडिटी ऑर्डर। ऐसे सपोज हम लिख दें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड सो ऑन। अब यहां पर हर जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉमन है। क्या हो गया? यहां पे हर जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉमन है। पहले केस में कार्बोक्सिलिक अटैच्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं। यहां पे लग गया मिथाइल प्लस आई, यहां पे लग गया इथाइल प्लस आई। इन दोनों जगह पे प्लस लग गया मतलब एसिडिटी कम हो गया। तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। इन दोनों में से प्लस आई ज्यादा किसका? मिथाइल इथाइल में से इथाइल। ज्यादा प्लस मतलब कम एसिडिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे एसिडिटी कम होते जाएगा। तो सारे कार्बोक्सिलिक में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। सबको आ गई बात समझ में?
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में से हमने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा फिर से इंपॉर्टेंट वाला ही देख ले, रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज conjugative effect। और दिस इज ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पर हम एक अलग से देख लें पहले, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ये एक अलग से देख लें। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, इसमें सबसे कॉमन जो होता है ये लिख दिए, हेयर पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजीशन। क्या होगा यहां पर? सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप ये पोलर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तो सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसके कारण ये कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बोनिल कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दिस विल विथड्रॉ नियरेस्ट पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। रेजोनेंस, दिस इज शोन बाय डबल हेडेड एरो। ये बन गया। This two will be resonance structures और this two will be canonical structures। यहां पे जो ये कॉन्जुगेशन है इसको हम बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। वैसे ही दूसरा केस हम ले लें, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये उस एटम के साथ अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का भी मतलब लोन पेयर है। यहां पर क्या हो जाएगा? लोन पेयर, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड एंड नेक्स्ट पाई बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू लोन पेयर्स। कार्बन पे लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं। ये बन गया यहां, ठीक है। यहां पर कौन सा कॉन्जुगेशन बोलेंगे इसको? लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। तीसरा हम देख लें, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये उस एटम के साथ अटैच्ड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहां तो बहुत आसान है। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट पोजीशन होता है एलाइलिक। पहले केस, दूसरे केस में हमने देखा था एलाइलिक पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तीसरे में देख रहे हैं एलाइलिक पर पॉजिटिव चार्ज। तो एलाइलिक पर अगर पॉजिटिव आ गया तो ये भी नियरेस्ट पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। एंड हेयर ऑल्सो ऐसे हम यहां पर एक ये भी बना सकते थे।
नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। ये आ गया यहां पर पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, और नेक्स्ट देख रहे थे नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। चलिए अनन्या बताइए, ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में बच्चे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? क्यों? इसमें मल्टीपल फर्स्ट में चार्ज कहाँ है? बिल्कुल सही है, न्यूट्रल। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक बार चार्ज का क्रिएशन हो गया तो वहां पे तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, तो चार्ज का मतलब क्या है? रिएक्टिव साइट्स का क्रिएशन हो गया। सो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स। और दूसरी बात, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कीजिए, यहां पर कितना है? 3 और 2 5, यहां पर कितना है? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा हैं तो वैसे ही ज्यादा स्टेबल होगा। मोर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर विल बी स्टेबिलिटी। सो हियर फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। ठीक है? चलिए, तो किस किस केस में रेजोनेंस होगा बताइए, क्या याद रखेंगे यहां पे? एक तो पाई बॉन्ड आ गया ऑल्टरनेट पोजीशन पर, उस केस में दो ही बात याद रखनी है। पहला, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड दिख गया तो रेजोनेंस होगा। दूसरी बात, एलाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक पोजीशन किसको बोल रहे हैं? डबल बॉन्डेड का एडजेसेंट। एलाइलिक पोजीशन पर कोई भी चार्ज दिख गया, पॉजिटिव या नेगेटिव या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएं, एलाइलिक पोजीशन पर कोई भी चार्ज दिख गया या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो वहां भी रेजोनेंस होगा। याद रहेगा ये दो बात? ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, दूसरी बात एलाइलिक पोजीशन पर कोई भी चार्ज दिख जाए या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए। जैसे मैं अगर आप लोगों को यहां पर दे दूं, अभी थैंक यू कैसे हो? एक मैं लिख दूं यहां पर CH2+, एक मैं लिख दूं यहां पर चलिए आपको बताना है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूं पोजीशंस। किस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लास्ट, बेंजीन का मतलब भी क्या है? डबल बॉन्डेड सिस्टम।
बेंजीन के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो एलाइलिक पोजीशन हो गया। एलाइलिक पोजीशन पर कोई भी चार्ज दिख जाए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए या पाई बॉन्ड दिख जाए तो वहां पे रेजोनेंस होगा। पहले और दूसरे केस में, पहले और दूसरे केस में क्या, पहले केस में चार्ज आ गया, दूसरे केस में तो पाई पाई कॉन्जुगेशन आ गया, तीसरे केस में लोन पेयर। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होता तो भी हो जाता, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दिखे या सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखे तो भी रेजोनेंस होगा। मगर चौथे केस में ये एलाइलिक पोजीशन है, मगर यहां पर ना तो कोई चार्ज है ना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में अंतर क्या दिख रहा है आपको? रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात कर लें, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट। This will take place in unsaturated system. चलिए अंतर बताइए, इंडक्टिव और रेजोनेंस में क्या अंतर है? बॉन्ड शिफ्ट होती है। नहीं, सबसे पहला अंतर तो ये दिख रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये अनसैचुरेटेड। इंडक्टिव इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। वाई? इंडक्टिव इफेक्ट डाइज आफ्टर थर्ड कार्बन, इंडक्टिव तीसरे के बाद मर जाता है। बट रेजोनेंस इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड टू द ऑपोजिट एंड प्रोवाइडेड देयर इज परफेक्ट कॉन्जुगेशन। जहां तक कॉन्जुगेशन होगा वहां तक रेजोनेंस चला जाएगा, मगर इंडक्टिव गामा कार्बन के बाद नहीं जाएगा। वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि रेजोनेंस में क्या हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। बस एक ही ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर रेजोनेंस, दैट इज हैलोजेंस। लिख लीजिए इस पॉइंट को, एक्सेप्ट हैलोजेंस, एक्सेप्ट हैलोजेंस in all other cases, except halogens, in all other cases resonance effect dominates over inductive effect. अब देखिए आप, over inductive effect, अब resonance is more dominating than inductive। हम लिख लें यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिए एराइल हैलाइड का। अब इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इस तरीके से कुछ आएगा। एक बस रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लें। वैसे कितने बनते हैं एक बेंजीन रिंग के कारण? 5, टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए, ये जो हैलोजन है यहां पर, ये रेजोनेंस के कारण बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या बेंजीन के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? दे रहा है। और डोनेशन का मतलब कौन सा इफेक्ट, प्लस और माइनस?
प्लस, तो हैलोजन का यहाँ पर प्लस इफेक्ट होगा। डोनेशन किसके कारण से? ड्यू टू रेजोनेंस। तो हैलोजेंस का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस आर इफेक्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं प्लस एम इफेक्ट। और यहीं पर अगर बेंजीन का आपसे पूछ लेते तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है मतलब माइनस, किसके कारण? रेजोनेंस। सो बेंजीन रिंग हेयर विल हैव माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। बात आ गई समझ में? तो प्लस आर इफेक्ट हो ग्रुप का, इसके लिए कंडीशन क्या है? लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पाई किससे मिल रहा है? बेंजीन से, मतलब ग्रुप से क्या चाहिए हमें? लोन पेयर। तो कौन से ग्रुप का प्लस आर होगा? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिख लीजिए इसको, ऑल ग्रुप्स कंटेनिंग all groups containing lone pair of electron, all groups containing lone pair of electron or negative charge has plus R effect. प्लस आर लिख लीजिए, प्लस एम एफ लिख लीजिए। ऑल ग्रुप्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स विल हैव प्लस आर इफेक्ट। तो एग्जांपल्स ऑफ प्लस आर इफेक्ट अगर हम लिख लें यहां पर, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स, अल्कोहल, ईथर्स, एमीन्स, halogens. Here alkyl group is one exception which does not contain lone pair, but then also this has plus R effect. alkyl group का plus R effect होता है due to hyper conjugation, वो हम अगले इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप बस ये एग्जाम्पल्स याद रखिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप लोग रिपीट करेंगे। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को छोड़ दें, उसका तो होगा ही प्लस आर। नेगेटिव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देगा ही, लेगा क्यों? हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स एंड अल्काइल ग्रुप। हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स एंड अल्काइल ग्रुप, दिस हैज प्लस आर इफेक्ट, मतलब रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स विल हैव माइनस आर। जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया उसका माइनस आर होता है, या जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उसका माइनस आर होता है। ठीक है? तो आपको बस क्या याद रखना है? ये 5 एग्जाम्पल, हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स एंड अल्काइल ग्रुप, दिस हैज प्लस आर, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विल हैव माइनस आर इफेक्ट। अब यहां पर भी क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स विल हैव मोर प्लस आर इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल ग्रुप्स, और वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स विल हैव मोर माइनस आर इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल ग्रुप। समझ गए? चलिए आप बताइए जल्दी से, एल्डिहाइड का कौन सा होगा? प्लस आर माइनस आर? पत्थर कहीं होता तो मैं लाता, अपने सर पे मारता थोड़ा। अभी 5 एग्जाम्पल मैंने याद कराया, फिर से एक बार आप ही से पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स, अल्काइल ग्रुप, इनका प्लस आर होता है, बाकी जितने भी हैं उनका माइनस आर। मैंने क्या पूछा था? एल्डिहाइड क्या होता है उसका? गलती होगी अब। कार्बोक्सिलिक का क्या होगा बच्चे? साइनाइड का क्या होगा? ठीक है।
तीसरा हम लोग आ जाएं तीसरे इफेक्ट पर, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस टॉपिक का सबसे आनंद आता है ड्रॉपर बैच में पढ़ाने में। टाइम की कीमत और कोई सीमा नहीं होती, और इसमें बहुत कुछ है लिंक करने को। पूरा ऑर्गेनिक के हर चैप्टर को आप लिंक कर सकते हैं। मगर कोई नहीं, आपके साथ भी हम लोग को टाइम मिलेगा, आप देखते जाइए। मैंने क्या बोला है, 10 दिन। 10 दिन में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ होता है। और ऑर्गेनिक ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो कुछ रखा ही नहीं। मैं वहाँ पे आपसे ये भी नहीं बोलूँगा घर पे जाकर रिवाइज कीजिए। फिजिकल का चैप्टर पढ़ेंगे, आप PYQ बस सॉल्व करेंगे। आप चाहेंगे तो नहीं भी पढ़ाएंगे। चलिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें लिख लीजिए पहले, whenever alkyl group is directly attached to unsaturated carbon, whenever alkyl group is directly attached to unsaturated carbon, hyperconjugation takes place. Hyperconjugation takes place. This is directly proportional to number of alpha hydrogens. This is directly proportional to number of alpha hydrogens. And more is hyperconjugation, more is stability. More is hyperconjugation, more is stability. अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें यहां पर, प्रोपीन। अब प्रोपीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हमारे पास अटैच्ड है ये मिथाइल ग्रुप। एल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज टेकन एज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। तो एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसका शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में। इसके कारण ये कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है यहां पर, वो अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन गया यहां पे, यही बना। यहां पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो रहा है, सिग्मा और पाई के टर्म्स में बोलिए। ये कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड वाला मतलब सिग्मा, ये कौन सा, पाई। तो यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी डिलोकलाइजेशन होता है, पाई का भी होता है।
So hyperconjugation is also known as sigma pi resonance. Hyperconjugation, this is also known as sigma pi resonance. This is also known as sigma p resonance. यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दिस कम्स टू पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसीलिए इसको सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. यहां पर आप देख रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन और H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. एंड इफेक्ट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट. बेकर नाथन इफेक्ट. ठीक है. अब आ जाइए एप्लीकेशन पार्ट पे. एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. व्हाइट टी शर्ट, क्या नाम है बच्चे आपका? आर्या. आर्यन. आर्यन, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होता है या बढ़ता है? बॉन्ड क्या होता है बच्चे? बॉन्ड को डिफाइन कीजिए. जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं. बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. जैसे पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग है, तो फादर के साथ बॉन्ड बन गया तो आप फादर के नज़दीक आएंगे या दूर चले जाएंगे? पास आएंगे. मदर भी आ गई साथ में, उसने भी बॉन्ड बना लिया, और करीब आएंगे या दूर जाएंगे? और पास आएंगे. तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो दूरियां कम हो रही हैं. सो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज. अब भूलेंगे नहीं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतना कम बॉन्ड लेंथ. अब मेरे प्रश्न पर आइए. ये मेरा क्वेश्चन था ही नहीं, मैं जो आपसे पूछने वाला था यहाँ पर कि प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कार्बन कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसका लेंथ कम होगा या बढ़ेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण प्रोपीन में डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में ये जो सीसी सिंगल बॉन्ड है, इसका लेंथ कम होगा या बढ़ेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो रहा है? इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जा रहा है? डबल बॉन्ड. पहले था सिंगल बॉन्ड, अब आ गया डबल बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गया. और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा. यहीं पर अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात कर लेता, एल्कीन्स में जो ये डबल बॉन्ड है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में इनके बीच में क्या हो जा रहा है? सिंगल बॉन्ड. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गया. नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गया मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया. समझ गए? लिखिए पहला एप्लीकेशन. इन केस ऑफ एल्कीन्स, इन केस ऑफ एल्कीन्स, सीसी सिंगल बॉन्ड लेंथ, सीसी सिंगल बॉन्ड लेंथ
present adjacent to pi bond, CC single bond length present adjacent to pi bond decreases. अब देखिए आर्यन कितने अच्छे से आंसर देंगे। मैं आपको लिख दूं यहां पर इसको यहीं पे मार्क कर लें। ये हो गया ए, बी, सी और डी। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आपको बताना है, सीसी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितने बॉन्ड्स हैं यहां, एक, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर कुछ में सिंगल कुछ में डबल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ होगा। 1 पॉइंट कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, 1.3 लिख लीजिए। अब हमें क्या पता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सी, इसके बाद बी, इसके बाद डी, इसके बाद ए। समझ गए? क्या ये सब क्वेश्चंस मुश्किल हैं? और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो आसान तो छोड़ दीजिए। तो पहला एप्लीकेशन आपने लिख लिया, दूसरे पर आ जाइए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। इसके अंदर में लिख लीजिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। यहां पर भी मैं 3 एग्जाम्पल लिख लूं, जैसे एक मैंने लिख दिया इथीन, एक मैं लिख दूं यहां पर प्रोपीन, और एक मैं लिख दूं यहां पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। यहां पर आपसे पूछ दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ये अल्फा कार्बन हो गया। तो यहां पे अल्फा कार्बन कितना है हमारे पास, अल्फा कार्बन है 4, अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए 12। वैसे यहां पर ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहां पर 3। यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन ही नहीं, मतलब अल्फा कार्बन इज एब्सेंट और अल्फा हाइड्रोजन विल बी 0। अब हमें पता है मोर इज अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी। यही आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्ड एप्लीकेशन पर आ जाएं।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, stability of carbocations, this can also be judged by hyperconjugation. सबसे स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप ले लिए, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। एक लिख लें आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, एक लिख दें इथाइल कार्बोकेटायन, और एक लिख दें मिथाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायंस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज टेकन एज द फंक्शनल ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना? 9, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर है ही नहीं। अगेन मोर विल बी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी। क्या? नहीं, थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए बच्चे, 12 कैसे? नहीं, कंफ्यूजन का कारण क्या हुआ? यहां टोटल हाइड्रोजन ही कितना दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न बस ये है कि आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस एज में आईसाइट की भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहां पर है हमारे पास 9, 6, 3, 0, सबसे स्टेबल यही हो गया। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट लिख लीजिए एल्काइल ग्रुप। क्या टाइम हो रहा है? एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आर इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट होता है या प्लस एच इफेक्ट होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे सपोज हम यहां पे लिख दें टॉल्वीन, ये लिख दिए। तो जैसा हम प्रोपीन के केस में देख रहे थे, हमने क्या पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन में? जब भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली होगा अटैच्ड होगा अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करनी है। यहां भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, तो यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो ये नियरेस्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। और यहां जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है। अब फिर से देखिए, अल्काइल ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। देने का मतलब प्लस, किसके कारण से? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। सो अल्काइल ग्रुप दिस विल हैव प्लस एच इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए? हाँ, H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब देखिए यहां पर एक चीज, जैसे हमने लिख दिया था यहां पे टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, एंड मिथाइल, ये 4 ग्रुप्स लिख दिया हमने। If the alkyl groups are attached to saturated system, मतलब सिंगल बॉन्डेड सिस्टम के साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसके कारण से होता है? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप्स अगर सैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है तो वहां पर उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। तो सबसे ज्यादा प्लस आई कौन से अल्काइल ग्रुप का होगा? फर्स्ट। सबसे कम किसका होगा? डी। और ये आ गया यहां पर इनका इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ए बी सी डी। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर। अब सेम एल्काइल ग्रुप्स को अगर हम अटैच कर दें अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ या बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग का भी मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम ही है। जैसे हम यहां पर एक लिख दिए सपोज टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, एक लिख दिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एक लिख दिए इथाइल बेंजीन, और एक लिख दिए मिथाइल बेंजीन। तो एक बार अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ आ गया, सैचुरेटेड की जगह पर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, तो अब अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन से इफेक्ट के कारण होगा? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। बेंजीन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है यही अल्फा कार्बन होता है। पहले केस में अल्फा हाइड्रोजन्स कितना? ध्यान से देखिए, पहले केस में सब आंखें खोल के देखना है। बेंजीन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है यही अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना? 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन हो जाएगा? डी। सबसे कम कौन हो जाएगा? ए। मतलब जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी था इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड दिस रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इज नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर जो जस्ट रिवर्स हो जाता है इसी को हम बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है? नहीं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ आ गया तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कौन से इफेक्ट के कारण होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन्स पे।
यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम होगा। अल्फा हाइड्रोजन्स। चलिए आगे से मैं बोलूँगा, कान भी खुला रखना है आंखों के साथ। लास्ट, ये सबसे आसान सा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सारे इफेक्ट्स में सिर्फ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है, बाकी सारे परमानेंट इफेक्ट्स हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स and this is temporary effect. This is also characteristics of pi electrons. Electromeric effect, this is best explained by taking example of carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप, इसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड। जब हम रिएजेंट डालेंगे तो रिएजेंट के प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूटेगा मतलब पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहां पर कार्बोनिल कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। रिएजेंट हटा देंगे, कार्बोनिल ग्रुप विल बी रीजेनरेटेड। नाउ दिस कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ कब होगा? रिएजेंट जब डालेंगे तभी उस एग्जिस्टेंस में आएगा। रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात ही नहीं करनी। क्लियर? कैसा लगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आप लोगों को? तो केमिस्ट्री, थोड़ा केमिस्ट्री फिलिक बनिए आप लोग। केमिस्ट्री से मोहब्बत, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है मिस्ट्री, मतलब ये मिस्ट्री तो है ही नहीं। क्या